अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। साइफर केस से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा संगीन और पिछले ज़ाहिर एक साल से इसके ऊपर बहस हो रही थी। और बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद बड़ा मुश्किल होगा और इस तरह फ़ैसला नहीं आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आया और दोनों शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और इमरान खान साहब को भी बरी कर दिया गया है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हो गया। दूसरी तरफ एतजाज़ एहसन कहते हैं कि जल्द बानी पीटीआई को जेल से बाहर आता हुआ देख रहा हूँ। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं बैक टू बैक जिस तरह केसेस आ रहे हैं और उनके फैसले आ रहे हैं। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब बरी भी हो रहे हैं और उनको अदालती रिलीफ भी मिल रहा है। लेकिन अब ये जो बयानिया था, इस बयानिए का क्या होगा और कौन गलत था कौन सही, अब ज़ाहिर अदालत का फ़ैसला आ चुका है, इसके ऊपर बहस हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि जश्न भी मना रही है और इस चीज़ को की ऑनरशिप और जो डे फर्स्ट से वो क्लेम कर रहे थे कि इस तरह की कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक आमिर और जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब शामिल थे इस पूरे बेंच में। अदालत ने बानी पीटीआई के साफिर केस में सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए इस सज़ा को कालअदम करार दिया। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। लीगल केसेस भी लड़ रहे थे। पिछले कई दिनों से हमारी इनसे भी बात होती रहती थी, उम्मीदें यही थी और फाइनली फ़ैसला आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। वैसे साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी थैंक यू वेरी मच ज़फ़ीर साहब। थोड़ी सी दरखास्त होगी, अगर आवाज़ अपने स्टूडियो की थोड़ी सी तेज। वैसे साहब हम कोशिश करेंगे हमारी टेक्निकल टीम ऑडियो अब तक सही तरह पहुंच सके। और बताइएगा, आपसे जब भी बात हुई बड़े होपफुल थे आप और इवन दिगर केसेस में भी और इसमें भी कि ऐसा जान नहीं है बादिउल नज़र में। आज फैसला आ गया साफर केस के हवाले से और सबसे बड़ा और जो बाज़ार ये लग रहा था कि शायद यही वो केस होगा जो खान साहब की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनेगा, ये हट गया। ये रुकावट भी हट गई है। किस तरह देखते हैं इस केस को और क्या समझते हैं कि डे फर्स्ट से मामला मिस हैंडल हुआ, केस बनाया ठीक नहीं था या केस में जान ही सही नहीं थी? अब बाज़ाहिर तो चूँकि हुकूमत तो बहुत पहले दिन से ये प्रेशर डाल रही थी, इवन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी चीज़ें इसी तरह की लग रही थी कि संगीन नौयत का ये केस है, इसमें तो पार्टी भी बैन होगी, लीडरशिप भी, और शायद दोबारा सियासत करने का भी मौका ना मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़फ़ीर साहब, अभी फिलहाल आया तो शॉर्ट ऑर्डर है जी, मगर इस वजह से कमेंट कर सकूंगा क्योंकि इस केस को बड़ी क्लोजली फॉलो कर रहा था और कई दफ़ा आपके शो में जैसे आपने कहा कि आया भी और उस पर कमेंट भी किया। तो मुझे सबसे पहले तो लिबर्टी ज़रा थोड़ी सी लेने दें ये बात कहने के लिए कि ये ट्रायल सबसे पहले इस पॉइंट पे उड़ेगा कि फेयर ट्रायल जो है वो खान साहब और कुरैशी साहब को नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो इन्होंने कोशिश की कि जेल ट्रायल करें, वो जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि इन कैमरा ट्रायल कर दें, वो फिर स्टे, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया। फिर स्टेट काउंसिल आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम दोबारा से विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रायल आगे चलने की इजाजत मिली। इन द मीनवाइल जो है वो जब ये मामला आगे बढ़ा तो एकदम ही सेक्शन 342 की स्टेटमेंट खान साहब के वकील के बगैर ही रिकॉर्ड कर दी और शाह महमूद कुरैशी साहब की तो रिकॉर्ड ही नहीं की। ठीक। और डिफेंस काउंसिल पता नहीं कोई हजरत यूनस और इस टाइप के पता नहीं कौन, मैंने तो इन वकीलों का कभी नाम ही नहीं सुना था, जिन वकीलों ने शायद कभी किसी जो है वो फटीचर बैंकरप्ट को भी जो है वो नहीं रिप्रेजेंट किया हो, उनको अपॉइंट कर दिया जी कि ये रिप्रेजेंट करेंगे अब इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। डिफेंस की साइड क्लोज कर दी और फैसला सुना दिया। और फैसला सुनाने का मकसद सिर्फ एक था, वो ये था कि जनरल इलेक्शन में पार्ट ना ले सकें। क्योंकि आपको पता है मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का वकील था यहाँ कराची में, जी। और हमने उनके पेपर्स जो है वो एक्सेप्ट करवा लिए थे हाई कोर्ट से। मगर उसके बाद जब ये फैसला आया तो वो चूंकि कन्विक्शन पे डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो खान साहब और कुरैशी साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये एक डर था जिसकी वजह से इस केस को आगे लेके इस तरह से चला गया, वरना इतनी खामियां इस केस के अंदर हैं
यानी मैं कहाँ से शुरू करूं? मुझे बताइए, वो जो साइफर था जिसके ऊपर सारा केस बनाया हुआ है वो कहाँ था? खान साहब ने तो स्टेटमेंट दी कि वो साइफर तो था ही फॉरेन ऑफिस के पास, और खान साहब को तो रिकॉर्डेड कॉपी मिली थी। आजम खान जो स्टार विटनेस था प्रोसिक्यूशन का, जिसको आपने अगवा कर लिया, और उसके बाद उसकी एक 342 की स्टेटमेंट आई, उसने भी आगे बता दिया जी कि ये तो परहैप्स फॉरेन ऑफिस के पास ही होगा, चूंकि खान साहब की तरफ से तो मेरे पास कभी आया ही नहीं, तो कोई वो चेन ऑफ कॉजेशन तो उसके अंदर बनी नहीं। और ये साइफर को कभी ट्रैक ही नहीं किया गया कि वो साइफर है कहाँ। ना कोई इस बात की एविडेंस ही प्रूफ थी कि वो जो कागज लहराया गया वो साइफर ही था। ना कोई ऐसी बात थी कि उस साइफर को किसी मेंबर ऑफ द पब्लिक के सामने जो है वो रखा गया, जो कोडेड वर्जन है। हाँ, उसके कंटेंट को जरूर रखा गया, लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ा वैलिड सवाल पूछा था ड्यूरिंग द अपील कि जी अगर कोई वेदर रिपोर्ट आती है तो क्या उसको भी आप कहेंगे कि ये स्टेट सीक्रेट है? स्टेट सीक्रेट होता है कोई आप डिफेंस इंस्टॉलेशन का बता दें, कोई आप बता दें कि भाई न्यूक्लियर कोड क्या है, कोई आप बता दें कि भाई ये हमारी डिफेंस फोर्सेस की स्ट्रेटजी है, ये स्टेट सीक्रेट्स में आता है। ठीक, इसमें तो बैर साहब ये भी तो कोई आप बात नहीं। जफीर साहब, एक मिनट सिर्फ दीजिएगा। जी ये तमाम चीजें भी उसके अंदर नहीं थी। जो सीक्रेट ऑफिशियल कोड है वो तो कभी सामने आया ही नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी खान साहब को और कुरैशी साहब को, तो ये लिखा कि इस स्टेज के ऊपर तो इस केस में कुछ है ही नहीं। उसके बाद भी एफआईए इसके ऊपर कोई केस नहीं बना सकी, और बल्कि बिल्कुल एंड में लेके आई थी कि डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है, जो कि और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक था। ये तमाम चीजें मिलके आपको नजर आ जाता है कि ये हाईली डाउटफुल बनाती हैं प्रोसिक्यूशन के केस को। और क्रिमिनल लॉ में तो चाहिए सिर्फ रीजनेबल डाउट होता है एक्विटल के लिए। ये तो बहुत ही डाउटफुल केस था, लेकिन जो पर्पस था इस केस का कि दोनों को डिस्क्वालीफाई किया जाए और जेल में रखा जाए और इनके जो सियासी मुखालफीन है वो प्रोपेगेंडा के लिए यूज करें, वो तो हुआ। बट उसके अलावा इस केस का जो इसके कुल लाते इस केस की थी नहीं, लिहाजा ये केस खुद ब खुद ही गिर गया। ठीक हो गया। बैर साहब, जिस तरह आप बता रहे थे, एक तो ये कि इतना संगीन नोयत का केस था, साइफर की कॉपी थी नहीं थी, वो ओरिजिनल कॉपी थी, एग्जैक्ट वही कॉपी थी, यानी वो तो पता चल गया जो तहकीकात हुई। फिर इसके ऊपर एक पूरा बयानिया बनाया गया, और इसके ऊपर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उस वक्त बाबर इफ्तार साहब थे। बहुत सारी चीज़ें हुई, हैपनिंग्स हुई, उसके बाद ये केस बना। आज़म खान चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था उनका इस पूरे केस में, उनको लेके जाना, फिर उनका जो बयान आया, आप क्या समझते हैं कि जहाँ बहुत सारे किरदार हैं इस केस में, ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन ऑफिस देख रहे थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती थी, खान साहब चूँकि लहराया पब्लिक प्लेस के ऊपर जो जिस चीज़ को बुनियाद बनाया गया था, आज़म खान का किरदार और आज़म खान के जो बयानात आए, चीज़ें आई, तो ये इस चीज़ ने कितना इम्पैक्ट डाला इस केस के ऊपर, इसको मजबूत या कमज़ोर करने में? देखिए, वो तो मैंने आपको सारी जो कथा छठा था वो मैंने जफीर साहब आपके सामने खोल के रख दिया। ये कोई केस था ही नहीं। और चूंकि साइफर की तो कोई जो कोडेड जो साइफर था वो तो ना आपने देखा है, ना मैंने देखा है, ना किसी और ने देखा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक सिगरेट है, वो महफूज है। तो उसके अंदर जो कंटेंट थे जी वो अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर को ये समझाएंगे कि कौन से कंटेंट बताने हैं और कौन से नहीं बताने, तो ये जो किस तरह के केस बनाने वाले लोग हैं उनके ऊपर शर्म भी आती है और दुख भी होता है कि ये जिस तरह ये कौन बेवकूफ लोग हैं जो इस तरह के केसेस बना रहे हैं। बजाहिर तो FIA है, लेकिन पीछे लगता है कि शायद खान साहब की कोई सियासी मुखालफीन है जिन्होंने FIA को इसके लिए इस्तेमाल की। अच्छा, ठीक है, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा तो अल्टीमेटली बज़ाहिर तो ये लग रहा है अपना बैरिस साहब कि ये सब कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर खुद चेयरमैन PTI की फेवर में हो रहा है। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, अगर इसको आप क्लोजली देखें या लार्जर इंटरेस्ट में भी देखें, तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है कि भाई हम तो बिल्कुल बिल्कुल जफीर साहब, देखिए वो एक ओल्ड सेइंग है कि चांद पे थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पे ही आके गिरेगा। तो ये जो लोग चांद पे थूकने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के मुंह पलीद हो रहे हैं। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली ठीक नहीं थी? जिस तरह माजी में भी, ज़रा ये वक्त नहीं है पैनामा का जिक्र करने का, लेकिन पैनामा में आपने देखें कि कितने केसेस थे। आप अगर नून लीग की क़यादत के ऊपर कमज़ोर केस में उनको फैसला दिया गया ताकि एक रिवर्स किया जाए चीज़ों को, इधर तो केसेस ही बेबुनियाद बनाए जा रहे थे। सभी कह रहे थे कि एक एक दिन में 6-6 मुकदमात बन रहे हैं। ये जिस दिन भी अदालत के सामने बात हो कि
केस लगेंगे, एक एक दिन में उड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ कि पिछले 15-20 दिनों में हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक डेली 2-3-4 केसेस निपटाए जा रहे हैं। नहीं देखिए जफीर साहब, मैं थोड़ा सा जरा आपसे यहाँ डिसएग्री करूंगा। नवाज शरीफ के और खान साहब के एक्विटल में जमीन और आसमान का फर्क है। वो एक बेशरम और बेहुदा एक्विटल है जो नवाज शरीफ ने लिया है, कुछ लोगों से माफी मांग के, पॉलिश करके बूट को, माफिया मांग के, हाथ जोड़ के, पांवों को हाथ लगा के, कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं, वहाँ उनके बायोमेट्रिक होते हैं और उसके बाद नैब कोर्ट में नहीं वो बैर साहब ये तो बात की बात है ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ और तो कहीं डील करके नहीं भागा भाई। खान ने तो बैर साहब पूरी तरह से FIA ने केस प्रोसेस किया है मगर लीगली जीते हैं। तो मेरे ख्याल में तो खान का जो एक वर्च्यू है दैट इज 100, 1000, लाख करोड़ टाइम्स बेटर देन ये जो इक्विटल नवाज शरीफ को मिले थे। मेरे ख्याल में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है जफीर साहब। नहीं मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, और ये वो उनकी वापसी कैसे हुई इसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये कह रहा हूँ कि पनामा में जो सज़ा हुई थी, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे सज़ा हो सकती थी, केसेस के ऊपर सज़ा हो सकती थी, लेकिन अकामे के ऊपर सज़ा देकर कमज़ोर केस के अंदर सज़ा दी गई। हुदैबिया केस आपके सामने है, वॉल्यूम 10 खुला ही नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे हो सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस एक मार्जिन रखा गया था, ऑप्शन रखा गया कि चलो ठीक है इसमें कर देते हैं, कल अगर एडजस्ट करना हो मामला, माफ़ी तलाफ़ी करनी हो तो बंदा आसानी हो जाती है, जो एक हमारे यहाँ एक रवायती तरीका अपनाया जाता है। इधर जो खान साहब के ऊपर पर्सनली कोई केसेस नहीं थे, सारे केसेस बनाए गए। जैसी अदालतें लगी, समाअत हुई और फैसले 1 आध 2 3 4 दिन चले, उसके बाद वो सारे फैसले उड़ा के रख दिए गए। मैं इस चीज़ को कंपेयर कर रहा था कि बाज़ाहिर जो लग रहा था, इसमें तो आपकी बात में कोई शक नहीं है, यू आर 100% राइट। और मेरे ख्याल में बहुत जल्द ईद के फौरन बाद, मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे एस्टिमेशन के मुताबिक खान साहब जो हैं वो बाहर आ चुके होंगे, क्योंकि सारे केसेस जो इन्होंने झूठे, और यानी केस बनाना भी तो एक आर्ट होता है ना, इन्होंने तो इतने बेवकूफाना केसेस बनाए हैं कि यानी पाकिस्तान का जो हाल है वो पता लग जाता है कि क्यों हम इकोनॉमिकली इतना स्टैगर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, जाहिर है उन्होंने ये जो केसेस, अब आप देखें ना, जो केसेस बनाए हैं इतने स्टूपिड तरीके से बनाए गए हैं कि वो उड़ने ही उड़ने हैं। तो मैं तो वैसे बड़ा डिसअपॉइंटेड भी हूँ कि कोई थोड़ी एफर्ट केस बनाने में ही डाल लेते भी। चलें अब आप मशवरा देंगे ना उनको, अच्छा अनलाइटन नोट। तो बैर साहब आगे चलते हैं। हुकूमत तो तनकीद कर रही है, वदरिया के ऊपर पिछले कई दिनों से तनकीद करती हुई नज़र आ रही है, जो फैसले आते हैं उसके ऊपर भी। आज मुसद्दिक वली साहब अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि अब बेहतर ये होगा कि हम भी मुल्की राज जो है वो एक तरफ पेशियाँ हो रही हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं ज़मानतें हैं, क्या हम भी मुल्की राज लेकर घूमें, सड़कों पे निकलें, हमें तो सजाएं होती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं तो कहता हूं कि आप निकलें, सड़कों पे घूमें, ताकि लोग टमाटर और अंडे लेके आपका इंतजार कर रहे हैं, आप निकलें तो सही। तो भाई बात करने से पहले बंदा अपनी हैसियत तो देखता है, वो अपनी औकात तो देखता है। फॉर्म 47 पे हुकूमत बना के बैठे हैं, हर पाकिस्तानी इनको गालियां दे रहा है और बातें कर रहे हैं बाहर निकलने की। जलसे की इजाजत हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बावजूद आपको पता है जफीर साहब PTI को नहीं दी जा रही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारी परसों दरखास्त लगी हुई है, सारों को बुलाया हुआ है, ये लोग सड़कों पे निकलेंगे। ये आप इनको याद कराएं कि तुम्हारा लीडर जो है वो सड़कों पे निकलने वाला नहीं है, तुम लोगों का जो लीडर है वो डील करके एवनफील्ड अपार्टमेंट में भागने वाला है। ये पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए वैसे अब ये तो पॉलिटिकली यार होता है, जमातें ऐसी तरह की बातें करती हैं, लेकिन देख क्या रहे, इतना हिपोक्रेट कोई नहीं है जितना मैं जफीर साहब, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे कहूं कि जितना हिपोक्रेट नवाज शरीफ है, मैंने तो अपनी जिंदगी में इतना हिपोक्रेट आई डू एग्री सर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो 1 मिनट में एंटायर एस्टेब्लिशमेंट होता है, दूसरे मिनट में आके ऐसा, यानी वो कहता है कि जूते को कपड़े से साफ करने के बजाय मैं जुबान से ही साफ कर देता हूँ। वैसे अब इनके सियासी मुखालफिन है और आजकल तो इत्तेहादी हैं, वो भी ये बातें माजी में करते रहे हैं और तारीख गवाह है, इसमें कोई शक नहीं। मुश्किल वक्त में कदमों में पड़ जाते हैं, अच्छा वक्त आता है तो गर्दन में सरिया आ जाता है। ये तो सियासी मुखालफिन भी उनके और आजकल जो इत्तेहादी हैं वो कह भी रहे हैं, कहते रहे। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एतजाज़ एहसन साहब थ्रू आउट जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किलात आई, वो बात करते रहे, खुल के बात की, पार्टी पॉलिसी से हटकर भी बात करते रहे, जिसके ऊपर उनको शोकास भी मिले। आज वो ये कह रहे थे कि
वक्ती फौरी तौर पे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ईद के बाद, चूँकि पिछली ईद के ऊपर भी हम ये इसी तरह की बातें सुन रहे थे कि फौरी रिहाई मुमकिन होगी, वो कह रहे हैं इतनी जल्दी बानी पीटीआई को बाहर आता नहीं देख रहा। ज़ाहिर बहुत सारी जो उसके हैं प्लस माइनस अगर आप करें, तो आपको लगता है कि मज़ीद कोई केसेस बनाए जाएंगे? होगा क्या कि अब इतनी देर तो जेल में नहीं रख सकते बिला वजह? देखिए, मैं ये समझता हूँ जफीर साहब कि एतजाज हसन साहब इज अ पायोनीर, और उनकी बात को जाहिर है आप रेफरेंस देंगे, मगर मैं फिर भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन माय हार्ट मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में पीछे चीजें ही 2-3 केसेस बचे हुए हैं। मेरे ख्याल में तो मुश्किल है अब कि खान साहब को रोका जाए। और फिर इन एनी इवेंट सितंबर में आपको पता है मुल्क में एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी है, तो सितंबर के बाद तो खान साहब को जेल में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो एक बहुत बड़ी इंसाफ के हसूल में जो एक रुकावट है जी वो तब्दील होने जा रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकली अभी जो प्रेशर है इस वक्त हम देख रहे हैं, ऑन पेपर हुकूमत बहुत मजबूत है, नंबर से उनके ठीक हैं, लेकिन उनको बैकअप सपोर्ट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो फैसले वो खुद नहीं कर पा रहे। इस तरह के फैसले आते हैं तो उसका प्रेशर भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग स्टांस लेती है। हुकूमत चूँकि जो इत्तेहादी हैं उनके वो बिल्कुल भी ना मीडिया फेस कर पाते हैं, ना उनके पास कोई बयानिया है। तो आप नहीं समझते कि मज़ीद प्रेशर, ऊपर से बजट आना है, प्रेशर बिल्ड होगा, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, हुकूमत के ऊपर सर्वाइव करना मुश्किल होगा? जी जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ। मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो है वो जाने को है, दिन नंबर्ड हैं। 2025 इलेक्शन का साल है, ये तो मैं कई बड़ी देर से आपको कहता आ रहा हूँ। ये जिस तरह से हुकूमत में आए हैं ये चल थोड़ी सकेंगे। अब देखें ना अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करते फिर रहे हैं। अब कहते हैं जी कि वो जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के, वो इलेक्शन कमीशन लगाएगा। यानी कोई कोई मुनाफिकत की कोई हद भी होती है। कहाँ कहाँ अपनी चोरी बचाओगे? चोरी के जरिए ये हुकूमत में आए हैं, इन्होंने जाना ही है। ये 2025 इलेक्शन का साल है जफीर साहब। अच्छा, आप समझते कि इलेक्शन का साल। अच्छा, दूसरा सियासी तौर पे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके बयानिया उन्होंने बनाया, इसके ऊपर बहुत बातें भी हुई, संगीन गद्दारी, चौक में लटका दो। तो क्या समझते हैं आज ये सब कुछ अदालत ने सर्टिफिकेशन तो अदालत ने दे दी है, तफसीली फैसला भी आ जाएगा, इनके लिए इनका क्या बनेगा अब? जी सॉरी जफीर साहब, मैं आपका मैं सवाल कह रहा पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक बयानिया था साइफर को लेकर, आपका बयानिया तो आज ठीक है, एक तरफ हो गया। जो जो बातें हो रही थी हुकूमती जमातों ने और बाकी जो जमातें हैं सियासी, उन्होंने भी एक प्रॉपर इसके ऊपर बयानिया बनाया हुआ था, तो उनका नहीं, मुस्तकबिल कहाँ कोई देख रहे हैं? इनका कौन सा बयानिया था? मैं तो नहीं मानता कि इनका कोई बयानिया था। They have not lost or gained anything yet. The only person who has सर gained गद्दारी is Mr. सबसे Khan बड़ा। and पाकिस्तान तरीके इंसाफ। क्योंकि अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि अदरवाइज तो अगर आप देखिए तो हुकूमत के पास तो कोई बयानिया है ही नहीं। बयानिया नहीं, लेस गद्दारी हुकूमत है। इल्ज़ाम ही था, ये गद्दारी के अलावा क्या बयानिया था? गद्दारी नहीं ही। तो क्या लोग उसको मानने को तैयार हैं? 8 फरवरी को आपने जो देखा, जिस तरह पाकिस्तान के लोग निकले और पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह एक जो है एक हिस्ट्री मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सेट कर दी कि बगैर सिंबल के, बगैर इंटरनेट के, बगैर नेटवर्क के लोगों के फैमिलीज को इधर उधर करके, किसी के वोट कहीं डाल के, किसी के वोट कहीं डाल के, फिर भी लोगों ने 180 सीटें जो हैं वो जितवा दी। तो मेरे ख्याल में तो बयानिया लेस हुकूमत है, कोई बयानिया नहीं है। गद्दारी वदारी कोई बयानिया इनके पास ठीक, मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया वैसे लिता साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट केस था और इसकी नज़रें थी, चाहे हुकूमत की बात करें ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसमें खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बरी हो गए। जेल से रिहाई कैसे मुमकिन होगी? केसेस अभी हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है, और चूँकि हालात इतने आसान नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बैक एंड पे क्या मामला चल रहे हैं, कुछ डायलॉग हो रहे नहीं हो रहे, इनके ऊपर भी बात करेंगे। और इसी तरह अगर केसेस का फ़ैसला आता रहा तो मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।